हेलो लर्नर्स, मैं रंजना वेलकम्स आपका स्वागत करती हूँ गति में। गति द स्पीड, जैसा नाम से है कि आपको गति लेनी पड़ेगी अपने फ्यूचर के लिए और स्पीड में यानी काम करना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश, और इंग्लिश में हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर क्या है, ग्रामर की डेफिनेशन ये हम बाद में बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप अवगत हैं, आपको पता ही है ना, इसको हम बाइलिंगुअल लेकर चलते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, दोनों में बच्चे समझ पाएँ। देखिए, फर्स्ट जब आप स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट में, आप यूपी और या कहीं से भी पढ़े हो, ये फिगर्स ऑफ स्पीच थोड़ा बहुत तो आता ही है। आप मतलब हैं, उसको जानते हैं। अब आपको ये जानना है व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। भाई हम यूज़ क्यों करते हैं? अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या ऐसा घटित हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं लगेगी? तो है सम रीज़न। जैसे कि इसको मैं एक उदाहरण देके बताऊं कि भाई जैसे आप इसको हिंदी में आप पढ़ते हो अलंकार, तो ये इंग्लिश के अलंकार हैं। तो सरलता से समझिए, सरलता से पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि आपको फिर इधर उधर ज़्यादा किताबों को ना देखना पड़े। उदाहरण तो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, बट वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, और मतलब सही उसकी तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। तो क्या है ये हम देखेंगे। आप हिंदी में तो आप पढ़ते ही हैं, पढ़ते क्या रट्टा मारते होंगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं और सभी इसी उससे निकल के आते हैं। एक एज से सब इंटर में होते तो रट लेते हैं, फिर हमको जब हम और एग्जामिनेशंस देते हैं तब हमको पता पड़ता है अरे ये तो यार क्या समझ नहीं आ रहा है। तो आप समझिए, अब चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप हाई स्कूल के जो भी हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको ये स्टार्ट करना है। और वो आपके, अगर आप लिटरेचर के, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अदर स्टेट्स के जो भी टीचर्स के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट के टीईटी वगैरह, तो ये आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है। पर इंग्लिश में तो आपको आना ही चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से आप उसको बढ़ाते हैं, किस तरीके से आप उसमें एक प्रभाव लाते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रथम ये है कि जैसे आप अपनी बात को कहेंगे, उसको अलंकार से सजा देंगे तो अच्छी लगेगी। उसी तरह जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर लेते हैं तो वो प्रभावशील हो जाती है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई बिना समय गवाए फिगर्स ऑफ स्पीच की। अभी हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। ये मैंने एक आपको बेस बता दिया कि क्या है। तो डेफिनेशन क्या है भाई, परिभाषा कोई आपसे नहीं पूछेगा, नेवर, बट पता होना चाहिए। तो ऑथर्स एंड पोइट्स यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच टू इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ देयर राइटिंग। भाई जो भी कवि हैं, लेखक हैं, या आप हैं, कोई भी हैं, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए करते हैं ना कि अपनी जो भी राइटिंग है, जो भी वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको एक अच्छा प्रभाव दे पाएँ, उसकी बात में एक प्रभाव हो, इस तरीके से, इसलिए इसको यूज किया जाता है अपने सेंटेंस में, अपनी बोली में। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग और समवन इंटरेस्टिंगली एंड विविडली। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई इससे क्या होता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है समथिंग, किसी का ना, जिसमें उसमें विविधता आ जाती है, अपनी बात को वो सही से प्रभावशाली तरीके से कहता है। द वर्ड्स और फ्रेजेस मे नॉट मीन एग्जैक्टली व्हाट दे सजेस्ट, बट दे पॉइंट अ क्लियर पिक्चर इन द माइंड। भाई देखिए, इसमें जो शब्द वो एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं देंगे कि आप सोचें कि ये बोला है तो यही मीनिंग नहीं, लेकिन उससे आपके दिमाग में एक क्लियर उसकी तस्वीर बन जाती है कि व्हाट अ मैन वांट्स टू टेल, कि एक व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है या कहना पसंद करता है, ठीक। तो ये है भाई ऑफ द रीडर ऑफ लिसनर, क्या कहना चाह रहा है भाई लिसनर से और रीडर से। अ फिगर ऑफ स्पीच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज और अ सिंगल वर्ड। द फिगर ऑफ स्पीच और ऑल्सो नोन एज रिटोरिकल फिगर्स। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच एक शब्द भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, वो आपको पहचानना है। अब क्या है समस्या कि आपके जो पेपर होते हैं उसमें या तो पहचानने के लिए मोस्टली तो आप जब टीचर्स के टीजीटी पीजीटी और इसमें तो बहुत हैं ना आते हैं, तो उसमें आपसे पहचान करवाते हैं कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको ये पॉइंट आउट करना होता है। अदरवाइज़ डेफिनेशन देखिए वनडे में और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसमें नहीं पूछी जाती है, तो आपको केवल पहचानना पड़ता है। हाँ, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल कहें कि 100% नेवर, तो पूछ लेते। तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर वो उदाहरण दें या आपसे डेफिनेशन पूछें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग कि भैया फिगर ऑफ स्पीच वो है जिससे हम अपनी भाषा को अच्छा बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहते हैं, अलंकार सजाकर, ठीक। सिमिल, इसको सिमिल बोलते हैं, बहुत से सिमली बोलते हैं, जो चाहे बोलिए, समझिए पहले, ठीक। तो इन अ सिमिल अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। तो इसमें क्या है कि कंपैरिजन होता है, तुलना होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट काइंड के होंगे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इसको समझ लेंगे तो आप सिमिल को या सिमली को समझ लेंगे। क्योंकि हम जैसे कि इंटर में आप पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में, बस हमको तो रट्टा मारना है कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, कि वो ऐसी सुंदर है जैसे चंद्रमा। तो ये कैसा सिमली हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमने सेम ऑब्जेक्ट नहीं, हमने उसको ऐसे नहीं कहा कि भाई वो इतना सुंदर है कि कोई अन्य सुंदर, हमने कह दिया कि वो इतना सुंदर है जैसे कि माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, नहीं। तो हमने दो लड़कियों की तुलना करी। बट यहाँ पर मेन वैल्यूएबल थिंग है कि ऑब्जेक्ट टू होंगे, बट वो डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट काइंड के होंगे। मैं चांद की बात कर रही हूँ और मैं लड़की की बात कर रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट तो दो हो गए, लड़की लड़की की सेम हो गया तो वो सिमिल नहीं होगा। बट ऑब्जेक्ट दो होने चाहिए, उनमें जो बात हो, वो तुलना हो, वो एक हो। ये इसमें महत्वपूर्ण है, जो आप केवल हम लोग रट लेते हैं और नहीं ध्यान देते। तो ऑब्जेक्ट टू होंगे और वो डिफरेंट काइंड के होंगे, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक बात समान हो। देखिए, इन सिमिल इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड्स एज लाइक सो। मतलब इसकी पहचान के हैं कि एज लाइक सो शब्द दिए जाते हैं तो आप सिंपली पहचान लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि भटका भी दिया जाता है, कुछ सेंटेंस में अगर बोल दिया है और वो ऑब्जेक्ट दो नहीं है डिफरेंट टाइप के, तो वो नहीं होगा, ठीक है। बट मोस्टली ये शब्द तो आते ही हैं, तो आप पहचान लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लॉयंस, कि हमारे जो सिपाही हैं वो इतने बहादुर हैं जितने कि शेर। तो देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट हुए, सोल्जर्स अलग हुआ और जो लॉयंस है वो अलग हो गए। अगर मैं कहती कि वो ऐसे बहादुर हैं जैसे राणा प्रताप, तो क्या है, ऑब्जेक्ट एक ही है भाई, व्यक्ति और व्यक्ति की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने एक जीव की और एक इंसान की तुलना कर दी है, ठीक है, सोल्जर और लॉयंस की। शी इज़ कनिंग एज अ फॉक्स, वो इतनी चालाक है जैसे कि लोमड़ी। दो ऑब्जेक्ट हो गए आपकी। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, और एक पेशेंट की तरह मेज पर। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़, मेरा प्रेम लाल गुलाब की तरह। तो किस में हुई तुलना? लाल गुलाब और प्रेम में, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मेटाफर देखिए, इसको जो आपने सिमिल पढ़ा, सिमली पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको? उपमा। उसके जैसी यानी उसका नाम भी आपको बता रहा है वो, कि किसी के अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो किसके जैसा है, वो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसको वो बताएगा। मेटाफर में क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा।
In metaphor, a comparison is made between objects of different kinds, but the words of comparison so as like are not used. Metaphor is an implied simile. मतलब केवल ये शब्द नहीं आएंगे, जो आपका है so as like, ये शब्द मेटाफर में नहीं होंगे, अदरवाइज ये कंपैरिजन है। बस यही इसमें थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज मेटाफर और सिमिल में कोई अंतर नहीं है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये जो ऊँट है वो रेगिस्तान का क्या है, जहाज। तो तुलना किससे की, कैमल की और शिप की। तो दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए, बट इसमें जो शब्द है वो नहीं आया है, वो शब्द नहीं आया, और हमने कह दिया द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, कि जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है, यानी जहाज के जैसा है। उपमा हमने नहीं, के जैसा। तो जो के जैसा के लिए हम जो शब्द लगा रहे थे वो हमने नहीं लगाया, वो हमने शब्द नहीं लगाया, अदरवाइज तुलना है। द न्यूज़ वॉज एज डेंजर टू हिज हार्ट, उसके हृदय के लिए वो बहुत घातक थी। शी इज़ अ पिकॉक, वो एक पिकॉक है, वो मोर है। तो मोर कोई कैसे बन जाएगा, वो मोर के जैसा है। तो वो मैंने बोला ना, उपमा, उस तरीके की वो चीज़ नहीं दी जा रही है। बाकी द थंडर वॉज अ माइटी लाइन, कि तूफ़ान है वो जैसे कि शक्तिशाली शेर की तरह दहाड़ रहा है। आई होप आपको मेटाफर और सिमिल में अंतर और समझ में आ गया होगा। पर्सोनिफिकेशन अर्थात क्या, मानवीकरण। यानी इसमें क्या करते हैं हम, जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी जो केवल महसूस किए जा रहे हैं, उनमें लाइफ नहीं है, तो हम उसको जीवित मानकर उस तरीके से बात करते हैं जैसे हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ इंटेलिजेंस। हम इसमें इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो जीवित है। बात हम निर्जीव की कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट यानी जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं, और उसको हम एक जीवित व्यक्ति मानकर इस तरीके से उसकी बात करते हैं। कैसे, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो लव क्या है, लव एक एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एक फीलिंग है, और फीलिंग वो है जो आप महसूस कर रहे हैं। जो अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई आप अपनी घृणा दिखाइए, आप अपना लव दिखाइए, तो आप कुछ भी गिफ्ट दे रहे हो या कुछ भी अपना वर्णन कर रहे हैं कि हाँ हम आपसे, तो केवल ही वो शो नहीं, वो एक तरीके होंगे आपके अलग अलग एक्सप्रेस करने के, अपने घृणा के, अपने प्रेम के, वो एक तरीके हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि भाई हाँ मुझे दो, अपनी घृणा दो, तो आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर लव को क्या मान लिया, एक जीवित व्यक्ति के समान हम बोल रहे हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। द सन स्माइल डाउन ऑन हर, यानी सूर्य उस पर खुश है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, जो चिंता है वो उसके चेहरे पर बैठी है। कहते हैं अरे यार उसके चेहरे से ही लग रहा है कि वो परेशान है, चिंतित है। तो चिंता उसके खोपड़े पे या सिर पे आके नहीं बैठ गई है, वो बैठी नहीं है, बट आपको लग रहा है, आप महसूस कर रहे हो, आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि भाई एंजाइटी है, तो वो सिर पर, उसके फेस पर बैठी है ना, महसूस किया। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, निर्जीव चीज़ हो गई, तो उसको आप एक लाइफ उसको मान लिया हमने कि भाई ये जीवित है, और इसको हम इस तरीके से बात कह रहे हैं। लाइफ सॉरो सिट एंड वीप, लाइक सॉरो सिट एंड वीप, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अपस्ट्रॉफी, ये मार्क भी होते हैं, जब आप पंचुएशन पढ़ते हैं तो अपस्ट्रॉफी मार्क का भी आप यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आप समझ जाएंगे कि क्या है भाई। इसमें हम एड्रेस करते हैं, किसको, डैड को। देखिए पहले समझ लिए, एन अपस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डैड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अर्थात एपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा हम उसको एड्रेस करते हैं, किसको, एक मृतक को जो जीवित नहीं है, और एब्सेंट जो इस है नहीं, मतलब आपके सामने नहीं है, आपके पास नहीं है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, और जिसको हम मानवीकरण कर देते हैं, मानव मानते हैं बट है नहीं। तो इन चीज़ों को जब हम संबोधन करते हैं आइडिया को, ऑब्जेक्ट को, तब हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई एपस्ट्रॉफी है, और इसका एक मार्क भी आता है।
एग्जाम पे। ओ ग्रेव वेयर इज़ माई विक्ट्री, अरे कब्र, ग्रेव मानो तो कब्र या मृत्यु, जो भी समझे। वेयर इज़ माई विक्ट्री, मेरी जीत कहाँ है, मेरी विजय कहाँ है। तो ग्रेव क्या है, क्या जीवित है, नहीं, मरा हुआ, मृतक। तो उसको हमने कह रहा है कि अरे हमारी विक्ट्री कहाँ है। एड्रेस के लिए देखिए मार्क लगे हैं, गिव मी अ मोमेंट, ये मार्क इसमें डेफिनेटली आते हैं। और संबोधन जिसको बोलते हैं, ये शुरू में ही आ जाएंगे। जैसे आपने किसी को भी संबोधित किया, ओ जैसे हमने तो ओ माय डियर ब्रदर, तो हमने ब्रदर के बाद इसको लगा दिया, यानी एक पॉइंट नीचे वो लगा हुआ, और ये शुरू में ही आएंगे। ये शुरू में आते हैं क्योंकि आप संबोधन करें फिर बात कही जाती है, इससे भी आप पहचान जाएंगे, और अदरवाइज वैसे तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है। सॉलिट्यूड, हाँ, वेयर इज़ माई विक्ट्री, यही वही बात कह रहा है। डेथ कम सून, मृत्यु जल्दी आओ, अरे मौत जल्दी आओ। तो मौत क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, आप महसूस करते हैं कि आपसे बोला कि वो वही व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु किसकी हो गई, आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, ये कोई हरकत नहीं कर रहा, तो ये मृत है। मृत को आप बता नहीं सकते कि ये मृत है, कैसे बताएंगे, ये आप महसूस करेंगे, और ये एब्स्ट्रैक्ट है। लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, स्वतंत्रता आप इतनी प्यारी क्यों हो। तो इन्होंने स्वतंत्रता को क्या मान लिया, जीवित इंसान की तरह बात कर रहे हैं, मानवीकरण की तरह। तो ये 4 हैं, बहुत हैं टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। ये जो काफ़ी पढ़ने होंगे, बट सारे नहीं पढ़ने, बहुत जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, वनडे दे रहे हो, जो भी हो इंग्लिश से संबंधित, जिसमें भी इंग्लिश आ रही है वो आपके इससे कवर हो जाएंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं समस्या हो बताइएगा, फिर बताएंगे, और फिर अगले वीडियो में इसके आगे के हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर अच्छा लगता है, समझ में आना चाहिए, देखिए मेन वैल्यूएबल थिंग है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर सब अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने विचार, अपनी जानकारी, अपने थॉट्स, व्हाट एवर यू थिंक, जो भी आप सोचते हैं वो आप हमको बताइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।